नहीं बल्कि एक नई बहस भी लेकर आया है। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है अनुज अग्निहोत्री ने, जो एम्स जोधपुर से एमबीबीएस कर चुके हैं। लेकिन टॉपर की इस सफलता ने एक बार फिर पुरानी बहस को हवा दे दी है। क्या अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का गढ़ बनती जा रही है? अगर पिछले 5-6 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीएससी के टॉप 10 में करीब 60 से 70% उम्मीदवार टेक्निकल या मेडिकल बैकग्राउंड से रहे हैं। यानी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अब साइंस बैकग्राउंड के छात्रों की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपीएससी का बदलता पैटर्न इसकी वजह है, और क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो रही है? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर लाल तलमानी, करियर काउंसलर रीति कपूर रहेजा और सीनियर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर कविता लोहिया वाजपेयी। बहुत स्वागत करेंगे हमारे तीनों मेहमानों का। लेकिन रीति मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा टॉप 10 में जो बैकग्राउंड अभी तक हमने देखा है, ज्यादातर बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 5-6 साल का रिकॉर्ड है वो टेक्निकल स्टूडेंट्स के ही नाम जा रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रही हैं? बिल्कुल, मैं मानती हूँ जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है। एक एडेड एडवांटेज होता है उन स्टूडेंट्स के पास। इससे सबसे बड़ा रीजन मैं ये कहूंगी कि उनकी प्रिपरेशन स्टाइल ऐसा होता है जिसमें वो लॉन्ग स्टडी आवर्स देख लीजिए, प्रेशर हैंडलिंग देख लीजिए, टेस्ट हैंडलिंग देख लीजिए, उनकी कंसिस्टेंसी एक हैबिट बन जाती है। और ये बात बोलना जल्दी होगा कि अभी वो वही बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज हमने लास्ट फ्यू इयर्स में हमने वो ट्रेंड भी देखा है जहां कॉमर्स बैकग्राउंड के और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों ने भी एक्सेल करा है और फर्स्ट रैंक लेके गए हैं। बिल्कुल, यानी ये जरूरी नहीं है कि जो टेक्निकल परीक्षा वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है वही ऐसा करे। अगर जिसके अंदर जुनून है वो ये कर सकता है। डॉक्टर कविता, रीति मैम, क्या इसे ऐसे समझना चाहिए कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, देखिए जो साइंस बैकग्राउंड है उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो सबसे पहले अपने उन ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, मेडिकल क्रैक कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, दूसरे बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके बाद यूपीएससी आकर के क्रैक करते हैं। लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनका एम एक ही होता है, वो लंबे दूरी तक चलते हैं, बावजूद इसके सीट कोई और ले जाता है। क्या ये एक बड़ी चुनौती है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए? जैसा कि डॉक्टर लाल कह रहे थे कि जेन ज़ी का जमाना है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, यानी चुनौतियां आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ज्यादा नजर आ रही हैं। बिल्कुल मैम, जैसे डॉक्टर तनवानी ने कहा और कविता मैम को भी मैं सपोर्ट करती हूँ कि साइंस बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड, जब या बच्चा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो एडेड एज के साथ आता है, एडेड एडवांटेज के साथ आता है। जब हमारे पास ऐसा करियर काउंसलर एक बच्चा 8 या 9 में आता है और वो नीट या जेई एस्पिरेंट कर रहा है, तो हम उसको एक स्ट्रक्चर रोड मैप देते हैं जिसे वो बहुत रिगरसली फॉलो करता है। वो तैयार हो जाता है कि उसने 15 से 17 घंटे स्कूल में भी देने हैं और साइड बाय साइड कोचिंग भी अटेंड करनी है। तो उनका एक एनालिटिकल थिंकिंग, जैसे कविता मैम ने भी बोला, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी एक्सपर्टीज और एक प्रिजर्वेरेंस आ जाता है और वो बहुत स्ट्रांग बना देती है उस एप्लीकेंट को। बट अगेन, यूपीएससी एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है मैम। यूपीएससी एक अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। आप सोसाइटी को ऐसा कैसे होल अंडरस्टैंड कर रहे हो। ज्यादा जरूरी है स्मार्ट स्टडी की। डॉक्टर कविता, क्या रीति मैम, क्या ये समझा जाए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं महज एक संयोग कहा जा सकता है, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट भी क्रैक कर रहे हैं यूपीएससी उसी एवरेज में? अभी ये बोलना बहुत जल्दी होगा कि ये ट्रेंड है। आई वुड से कि संयोग है, बिकॉज हमने बहुत चीजें पैटर्न होती देखी है और अब हम एजुकेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ हर बच्चा शायद कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी भी कर रहा है या इंजीनियरिंग के साथ और भी बहुत चीजें परस्यू कर रहा है। तो हम एक ऐसे स्टडी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जहां हमें ये जनरेशन, जैसे कविता मैम ने भी बोला, या जेंसी है, वो हर चीज सब कुछ करना चाहती है। दे आर वेरी वेल अवेयर जनरेशन, उनको सब पता है। सो मे बी यस, एक थोड़ा सा एक एडेड एज होता है इन मेडिकल स्टूडेंट्स के पास या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि उनके पास बहुत सारी और विजन्स आ जाती हैं जो शायद आर्ट स्टूडेंट के पास वो चीजें थोड़ी सी कम रह जाती हैं।
बिल्कुल। यानी चुनौतियां वाकई में आर्ट स्टूडेंट के पास ज्यादा है, लेकिन प्रीति मैम हम समझना चाहेंगे आज का ये जो पैटर्न है, क्या वाकई में आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है? और अब आर्ट्स के स्टूडेंट को उस लेवल पे आने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा है खालीपन है, अभी आपने कहा कि कोर्सेज में थोड़ी सी कमियां हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना है? देखो, आपके पास नॉलेज है, पर आपने उस नॉलेज को स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्रिपरेशन की क्वालिटी, आंसर राइटिंग की स्किल्स होती हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, या प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंटली उसको बिल्ड करना, ये सब चीजें मैटर करती है। बैकग्राउंड से ज्यादा आई थिंक स्ट्रैटेजी मैटर करती है मैम, कि आप क्या स्ट्रैटेजाइज करके आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात है कि जब जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो ऑल दिस वाइल आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स, कोचिंग क्लासेस, या वेदर यूर सेल्फ प्रैक्टिसिंग, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कविता, हम समझना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए तो अपनी तैयारी को किस तरह से हमें चेंज करना है, किस तरह से और हमें प्रैक्टिकल होना है, ये हम समझ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, डॉक्टर लाल, डॉक्टर रीति और डॉक्टर कविता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए।